बीएस नर्सिंग जितने भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं जो कि नीट का फॉर्म तो नहीं भर पाए, तो अगला उन लोग क्या भरने वाले हैं, तो उन लोग भरने वाले हैं बीएस नर्सिंग का, जो उन लोगों का जून या मई जून के आसपास में उन लोगों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा और वो लोग बीएस नर्सिंग का एग्जाम देंगे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स नीट का फॉर्म नहीं भर पाए हैं उन लोगों के लिए है। और अगर देखा जाए तो आज हम देखने वाले हैं बीएस नर्सिंग का 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये हम लोगों का। और इस क्वेश्चन में क्या है, कैसे और किस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाता है, क्या पैटर्न होता है, सारा चीज़ हम लोग स्टूडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो फर्स्ट पे हम लोग को पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि बेस्ट नर्सिंग में किस प्रकार से इंट्रोडक्शन को गाइडलाइंस क्या है, कैसे हम लोग को फॉलो करना है, कितना परसेंट नेगेटिव मार्क्स होने वाला है, कितना कितना क्वेश्चन है। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग को देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि 1 to 50 फिजिक्स से है और फिर 51 से 100 केमिस्ट्री से है और फिर 101 से 150 तक बायोलॉजी से है। मतलब कि टोटल हम लोगों का 150 क्वेश्चन, मतलब कि 150 क्वेश्चन टोटल हम लोग का होने वाले हैं। अगर देखा जाए कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीट से थोड़ा सा हाई लेवल नहीं है, नीट से लो लेवल का है। ठीक है, बीएस नर्सिंग, तो आप लोग का जो तैयारी करोगे उन लोग के तो पूरा आसान हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्वेश्चन पहले देख लेते हैं किस टाइप से क्वेश्चन है, किस मतलब लेवल क्वेश्चन की तरह से है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल पूरा लो रहने वाला है क्योंकि नीट नहीं है, बीएस नर्सिंग है। ठीक है, अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं से इमर्ज हो रहे हैं, निकल कहाँ से रहे हैं, तो साउथ पोल, नॉर्थ पोल, सेंटर ऑफ मैग्नेट की नॉन ऑफ दिस, दक्षिण ध्रुव की उत्तरी ध्रुव की चुंबक का क्षेत्र कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से ही हम लोगों का जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ऐसे इमर्ज होता है। ठीक है, हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखते चलेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि हिंदी में एग्जाम देंगे और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि इंग्लिश में एग्जाम देंगे, बट जनरली तो हम लोग इंग्लिश से ही है। ठीक है, अगर देखा जाए तो सेकेंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू डिटेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा बोल सकते हैं कि मीटर है, मतलब गैजेट है, मैग्नेट की तरह से बोल सकते हैं उसको, कि डिटेक्ट करता है क्या चीज को, तो द प्रेजेंस ऑफ करंट इन सर्किट। मतलब ऐसा कौन सा एक मशीन बोल सकते हैं, मशीन है जो कोई सर्किट है उसमें लाइन पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है, उसी को डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोग का है मीटर ब्रिज, सेकेंड ऊपर है हम लोग का सैनोमीटर, और थर्ड है हम लोग का गैलेनोमीटर, और फोर्थ हम लोग का इलेक्ट्रिक मोटर जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत मोटर। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन जो पूछा हम लोगों का कि निम्नलिखित में कौन सा या किसका प्रयोग एक परिपथ में विद्युत की उपस्थिति को पता लगाने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा मशीन है जो कि किसी भी सर्किट में लाइन पास हो रहा है, उसमें लाइन प्रेजेंस है कि नहीं है, वो डिटेक्ट कर बता देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग काउजेज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है की तरह काउज करता है। तो फर्स्ट हम लोग का कोयल, सोलर एनर्जी, बायोमास, विंड। अगर देखा जाए तो फर्स्ट हम लोग का है कोयला, सूर्य ऊर्जा की जैव भार की वायु। अगर देखा जाए तो हम लोग का पर्यावरणीय प्रदूषण जो करता है या किसमें पर्यावरण प्रदूषण होता है, तो होता हम लोग का होता है कोयल में या फर्स्ट ऑप्शन कोयला में, मतलब कि इंग्लिश में कोयल और हिंदी में कोयला में। ठीक है, अब देखा जाए 4 नंबर क्वेश्चन, तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि विच एमंग द फ्लोइंग इज यूज्ड इन टर्मल, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट। यहाँ पे RM है, ठीक ना, उधर TH है, तो ध्यान देना है, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा के देखेंगे सभी लोग। तो विच एमंग द फ्लोइंग इज यूज्ड थर्मल पावर प्लांट, तो इसका अगर देखा जाए तो हिंदी में इसको बोलेंगे कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ताप विद्युत संयंत्रों में किया जाता है। ऑप्शन है यूरेनियम, थैरियम और हम लोग का फिर एयर और फिर फॉसिल्स फ्यूल्स। अगर देखा जाए तो हिंदी में हम लोग को यूरेनियम ही बोलते हैं इसको, थैरियम को थैरियम भी बोलते हैं, एयर का वायु हो गया हम लोग का, और फॉसिल्स फ्यूल्स का मतलब होता है जीवाश्म ईंधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हो जाएगा जीवाश्म ईंधन, इन इंग्लिश फॉसिल्स फ्यूल्स।
ठीक है। फुल एक्सप्लेन इन हिंदी हो रहा है, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से एकदम पढ़ेंगे ना तो एकदम बोल रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक बार में आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर 5th नंबर क्वेश्चन है कि नॉन कंजर्वेशन सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर। नॉन कंजर्वेशन सोर्सेस क्या है एनर्जी के लिए एक तरह से, ठीक है। तो ऊर्जा के जैव परंपरागत स्रोत है। अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन है हम लोग का एक्सहॉस्टिबल, टू एक्सपेंसिव, सी ऑप्शन नाइदर एक्सहॉस्टिबल नॉर एक्सटेंसिव, और डी ऑप्शन है हम लोग का इनहॉसिटेबल। तो इसका मतलब होता है हम लोग का निरंतर। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हम लोग का फर्स्ट जनरल होगा, क्योंकि फर्स्ट वो टिक मार देंगे और डायरेक्ट हम लोग कट जाएगा 1/4 मार्क्स। मतलब हम लोग का अगर देखा जाए तो नेगेटिव मार्किंग बीएससी नर्सिंग में होता कैसे है वो समझ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो हम देखना ही है, क्वेश्चन पूरा देखेंगे। बट अगर नेगेटिव मार्क्स से देखा जाए तो हम लोग का अगर 4 क्वेश्चन गलती करते हैं हम लोग तो हम लोग का x मार्क्स कटता है। मतलब कि यहाँ से अगर एक मेरा क्वेश्चन यहाँ पे गलती हुआ, मैंने x हॉस्टिबल मार दिया तो यहाँ से हम लोग का 1/4 मार्क्स कट गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा इन हॉस्टिबल, जिसका हिंदी होता है निरंतर, और ये हम लोग का सही आंसर है, ठीक है। नेगेटिव मार्क्स समझ गए कि 4 गलती पर 1 मार्क्स कटता है हम लोग का बीएससी नर्सिंग में, ठीक है। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स फॉर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स, कौन सा फॉल्स है, कौन सा गलती है पूछ रहा है, सही है नहीं, ट्रू और नहीं पूछ रहा है हम लोग से, फॉल्स का पूछ रहा है। किस चीज के लिए, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए। अब देखा जाए तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है, फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो फर्स्ट हम लोग का कि यह स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो जाता है। मतलब कि यह शुरू होता है पॉजिटिव से और नेगेटिव पर जाकर खत्म हो जाता है। यह जनरली हम लोग को पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ऐसा ही होता है, ठीक है। फिर सेकेंड है कि दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। यह भी बात सही है कि परपेंडिकुलर होता है सरफेस के चार्ज के ऊपर, ठीक है। और फिर हम लोग का सी ऑप्शन है कि दे ऑलवेज फ्रॉम क्लोज्ड लूप। यह गलती है, यह ऑलवेज क्लोज्ड लूप नहीं होता है। यहाँ पर अगर ऑलवेज नहीं रहता तो ये भी सही होता कि दे फ्रॉम क्लोज्ड लूप ऑल्सो, मतलब कि ये क्लोज्ड लूप से भी होता है बट ऑलवेज नहीं होता है, ठीक है। अब देखा जाए तो इसका हम लोग का सी ऑप्शन सही हो गया, फॉल्स हो गया मतलब। तो ये वे सदैव बंद लूप बनाती है, तो ये हम लोग का सही ऑप्शन है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए यह गलती है। 7th नंबर क्वेश्चन हम लोग का हो गया कि एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड ए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ इट्स फेस विल बी। तो अगर देखा जाए इस क्वेश्चन का आंसर, तो जनरली सभी लोग क्या रखना पड़ता है कि Q/6 एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोग का होता ही होता है। कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, या हिंदी में बोले तो भुजा ए वाले एक घन के केंद्र में एक विद्युत आवेश Q रखा जाता है, इसके एक पलक पर विद्युत प्रवाह होगा। और अगर इंग्लिश में वाला समझ नहीं आ रहा है तो उसके लिए बता रहे हैं कि एन इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई भी एक इलेक्ट्रिक चार्ज है जिसका क्यू है, ठीक है, इज प्लेस मतलब वो रखा गया है सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ अ साइड ए पर। मतलब कोई भी क्यूब है उसका सेंटर के साइड एक ए है, वहां पर इसको प्लेस्ड कर दिया गया है। और फिर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ इट्स फेस विल बी, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो एक फेस होता है वह क्या होना चाहिए, तो वो होगा हम लोग का Q/6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ गए हम लोग। अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है कि 2 रजिस्टर 6 ओम एंड 9 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 120 वोल्ट सोर्स, द पावर कंज्यूम्ड बाय 6 ओम रजिस्टर इज। अब इसको समझेंगे। अगर देखा है तो सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व अगर आप लोग को नहीं आता है, ठीक ना, तो मैं इधर साइड में भी सॉल्व वाला भी लगा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं सॉल्व करके यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, क्योंकि जनरली अगर पॉसिबल नहीं सॉल्व करना तो मैं सॉल्व करके यहाँ पर पेज लगा दे रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। अगर जनरली बताऊँ तो जनरल पर समझ सकते हैं, तो मैं बता सकता हूँ कि पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि P = I² × R होता ही होता है, ठीक है। तो I = हो जाएगा हम लोग का V/R क्यू,
एक मतलब आर पूरा हम ले लेंगे और टोटल आर क्यू, ठीक ना। तो आर ए जो हम लोग का क्यू हो जाएगा, मतलब रजिस्टर जो हो जाएगा, हम लोग का रजिस्टर जो फुल हो जाएगा वो हम लोग का 6 और 9, मतलब क्या पे के ऊपर में 6 और जो 9 जो दिया हुआ है रजिस्टर, दोनों को ऐड कर लेंगे, 15 हो जाएगा। और फिर भी का मान 120 वोल्ट दिया ही हुआ है, ठीक है। तो हम लोग का कितना हो जाएगा, तो 120/15 कर देंगे, 120/15। और उसके बाद फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, काट देंगे तो 8A आ जाएगा। और फिर हेंस क्या हो जाएगा हम लोग का, कि हेंस कर देंगे P = I² इंटू आर। तो फिर हम लोग का I² पर बैठा देंगे क्या चीज़ें, तो I² पर हम लोग का निकल जाएगा 8A, जिसमें हम लोग को 8 का स्क्वायर और इंटू आर का मान हम लोग का 6 बैठा देंगे, जो कि फर्स्ट में दिया हुआ है, ठीक है। मतलब लास्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 ओम का निकालना है रजिस्टर का। तो फिर 8² इंटू 6 कर देंगे तो हम लोग का टोटल आ जाएगा 384 वाट, ठीक है, या जूल भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। अब देखा जाए 9th नंबर क्वेश्चन, सॉल्यूशन यहाँ पे बीच में शो कर ही दिया होगा आप लोगों को। फिर अभी 9th में कि द टू सेल्स हैविंग द इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम एंड 0.4 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। The voltage across the battery terminal is 1.5 volt. The EMF of first cell is 1.2 volt. The EMF of the second cell, मतलब कि E2 निकालने के लिए बोल रहा है। ये साफ साफ समझ में यहाँ पर आ रहा है क्वेश्चन से कि E2 क्या होने वाला है। E1 हम लोगों का 1.2 दे दिया है, बट E2 क्या होने वाला है, रजिस्टेंस भी हम लोग का दे दिया है कि 0.2 ओम 0.4 ओम, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इस पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा सकते हैं कि V = E1 R2 प्लस E2 R1, और फिर हम लोग R1 प्लस R2 कर सकते हैं। अगर आप लोग निकाल सकते हो तो निकाल लीजिए, नहीं तो फिर इस फार्मूला पर ही ये क्वेश्चन बनेगा। अगर नहीं आ रहा है तो मैं साइड में इसका भी सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है, कि सॉल्यूशन किस तरह से किया जाता है। अगर सॉल्यूशन में समझ में नहीं आएगा तो आप उस पर भी कमेंट कर सकते हैं कि सर 9th नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया। मैं अगले वीडियो में उसको फिर से मैं डिफाइन करूंगा कि कैसे सॉल्यूशन किया गया, क्योंकि मेरा हर एक सॉल्यूशन पूरा ईजी तरीके से होता है, मतलब कि कोई भी समझ सकता है, ठीक ना। तो E2 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। फार्मूला आप लोग कौन सा है बैठाना है, तो फार्मूला आप लोग का बैठा देना है V = वाला कि E1 R2 प्लस E2 R1 और बट्टा में R1 प्लस R2 वाला, ठीक है। ये फार्मूला पुट कर देंगे तो आप लोग का E2 निकल जाएगा। अब अगर वैल्यू भी नहीं निकालना है तो वैल्यू बताते हैं कि वैल्यू में हम लोग का क्या होने वाला है, तो वैल्यू हम लोग का E1 दे दिया है 1.2, और फिर R2 हम लोग का 0.4, और E2 हमको निकालना है, और फिर R1 0.2 है, और R1 प्लस R2 हम लोग का 0.2 प्लस 0.4 कर देना है, ठीक है। इतना कर देंगे तो आप लोग का आसानी से E2 निकल जाएगा। अगर नहीं आता है तो बीच में हमने बोल ही दिया कि यहाँ पर आप लोग को सोल्यूशन मिल ही जाएगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, ज़्यादा डिफाइन करने लगेंगे तो। बट आप लोग नीट के स्टूडेंट हैं तो आप लोग को उतना तो उतना हो ही जाएगा, तो कोई खास क्वेश्चन वैसे भी है नहीं। अब देखा जाए 10 नंबर, तो अ गैल्वेनोमीटर कैन कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग। अब देखा जाए इस क्वेश्चन का आंसर, इसमें भी हम लोग का गलती होता है, लेकिन अगर देखा जाए गैल्वेनोमीटर जब होता है कन्वर्ट करता है एमीटर में बाय कनेक्टिंग किस चीज़ से, तो लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये हम लोग का ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन एकदम आप लोग को थोड़ा सा एकदम चूक देगा, ठीक ना, आप लोग को समझ में नहीं आएगा, आप लोग गलती करके आ जाइएगा। इसलिए कि अ गैल्वेनोमीटर कैन कन्वर्टेड इनटू एमीटर में बात कर रहा है, एमीटर में, और बाय कनेक्टिंग किस से कनेक्ट हो जाएंगे, तो लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल में, ठीक है। हिंदी वाले भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, और किस प्रकार से समझना है आप लोग समझ सकते हैं, ठीक ना। 11th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सोज ग्रीन हाउस इफेक्ट। इनमें से कौन सा ऐसा है जिनमें ग्रीन हाउस या ग्रीन इफेक्ट्स या ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11th नंबर क्वेश्चन का इंफ्रारेड इंफ्रारेड रेज, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवरक्त कर्णों या अवरक्त किरणों, ठीक है। अब हम लोग का 12 नंबर की द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म फॉर अ मोनो मोनोक्रोमैटिक वेव इज √2 and its refractive angle 60 degree for minimum diversion of the angle of incidence will be। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 30%, नहीं नहीं 30 नहीं आएगा, 45 होगा, 45%, ठीक है। अगर 45% कैसे आया, अगर इसका भी सॉल्यूशन नहीं आपको पता है तो इसका सॉल्यूशन हम लोग को बगल में दे दिया जाएगा। और सॉल्यूशन में देख सकते हैं कि पहले हम लोग आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है
तो अगर हम लोग म्यू इज इक्वल टू निकालेंगे कि म्यू हम लोग इक्वल टू रूट टू दिया हुआ है, तो म्यू इज इक्वल टू हम लोग हो जाएगा साइन ए प्लस डी एम बाई टू, यह कोष्ट में हो जाएगा, और फिर साइन बटा में साइन ए बाई टू। ठीक है, अगर इस पर आप लोग निकालते हैं तो आप लोग का आंसर आ जाएगा, अगर आंसर नहीं आ रहा है तो आप लोग को सोल्यूशन बगल में दे दिया जाएगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग कर चुके हैं पहले ही। ठीक ना, 13 में क्वेश्चन है कि यंग्स double slit experiment is carried out by using green, red and blue light, one color at a time. The feeds width recorded are BG, BR and BB respectively then। तो ये तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा कि बी आर जो होता है सबसे बड़ा का होता है, उसके बाद बीजी, उसके बाद बीबी। ठीक है ना, यही राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का। हिंदी में पढ़ सकते हैं कि हिंदी में इसको क्या इसका मतलब होता है, कैसे चौड़ाई या कैसे इसमें क्या क्या चीज होते हैं। ठीक ना, 14 नंबर क्वेश्चन है कि एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट होता है तो उस टाइम पे द करंट इन द सर्किट, और जो उस टाइम पे करंट जो सर्किट होता है क्या होता है, तो इंक्रीजेज हैवियरली। वहां पर क्या होता है, तो इंक्रीज करता है, बहुत अधिक बढ़ती है। फिर हम लोग का क्वेश्चन आ गया हम लोग का कि 15 नंबर की इफ अ लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ ई, देन पोलराइजेशन पी इज। फर्स्ट ऑप्शन हम लोग का कि इंडिपेंडेंट ऑफ ई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ई, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ई एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। तो राइट आंसर इज डी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। ठीक है, क्वेश्चन को सही समझना है कि यदि एक रैखिक समदैशिक पारा विद्युत या पार विद्युत को ई सामर्थ्य वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो जो ध्रुव किरण पी है वो हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई हो जाएगा, मतलब ई के प्रत्यक्ष समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये भी हम लोग का जनरली इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कुछ हम लोग का सोल्यूशन नहीं करना है, जनरली में को याद ही करना रहता है कि अगर रिलेटिव करना पड़ रहा है, रिलेटिव निकालना पड़ रहा है कि परमेबिलिटी एंड परमेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल एंड आर ई आर एंड म्यू आर रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द यूजिंग वैल्यू ऑफ दीज क्वांटिटीज आर अलाउड फॉर अ डाई मैग्नेटिक मेटल्स। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हम लोग का ए ना, ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ER इज इक्वल टू 1.5 एंड म्यू आर इज इक्वल टू 0.5, ये करेक्ट है हम लोगों का। इसका PDF भी आप लोग का टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएगा। जो लोग टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं है सारे के सारे लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप लोग को बायो में मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर सारा चीज़ लोग बताया जाता है कि किस प्रकार से मतलब और किस तारीख को क्या बताया है। जनरली बहुत सारे वीडियो हम लोग को छूट जाता है कि किस क्या क्या चीज़ अपडेट आया है, बट डेली कुछ ना कुछ अपडेट आते रहता है, तो डेली हम लोग का वीडियो नहीं बन पाता है। तो वहाँ पर आप लोग का हर एक चीज़ अपडेट दिया जाता है कि आज क्या होने वाला है और NTA ने क्या क्या चीज़ चेंजिंग किया है, और BSc नर्सिंग के भी अब चेंजिंग वहाँ पर डाला जाएगा कि क्या क्या चीज़ BSc नर्सिंग में हम लोग का इंपॉर्टेंट है, क्या सिलेबस कट ऑफ है, और क्या क्या चीज़ रजिस्ट्रेशन टाइम में लगेगा, क्या क्या रेडी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारा अपडेट देते रहते हैं जो कि यूट्यूब पर भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि टाइम्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चलता है। ठीक ना, तो 17 में क्वेश्चन है कि इन अ सर्किट V एंड I आर गिवन बाय V इज इक्वल टू 100 साइन 100t वोल्ट एंड I इज इक्वल टू 100 साइन 100t प्लस पाई बाई 3 MA, द पावर ऑफ डिसिपेटेड ऑफ सर्किट इज। तो ये तो हम लोग का गलती है। ठीक है, और अगर इसका आंसर देखा जाएगा तो इसका आंसर हम लोग का आना चाहिए 17 नंबर क्वेश्चन का 2.5 वाट, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अगर इसका देखा जाए कि किस प्रकार सॉल्यूशन होना चाहिए, तो सॉल्यूशन आप लोग का बगल में तो शो कर ही जाएगा। जिस प्रकार से सॉल्यूशन सब में शो कर रहा है, शो करते जाएगा, आप लोग को आता है या नहीं आता है, बट सॉल्यूशन लोग का देना काम है। अगर आप लोग अपने से कर सकते हो तो मैं फार्मूला बता देता हूँ कि फार्मूला कौन सा यूज किया गया है। ठीक है, फार्मूला हम लोग का यूज किया गया है P इज इक्वल टू VRMS, मतलब VRMS इंटू IRMS प्लस, या इंटू में हम इंटू कर देंगे हम लोग कि इंटू कॉस फाई।
और जनरली आप लोग उस पर मान बिठा के निकाल सकते हैं। अगर मान भी नहीं बिठाने पड़ रहे हैं आप लोग तो 1/2 हम लोग का हो जाएगा इंटू 100 और फिर इंटू 100 इंटू 10⁻³ और इंटू cos π/3। अब इसके बाद आप लोग का आंसर आ जाएगा 2.5 वाट। फिर हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन कि द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, तो इसका राइट आंसर 1.76 × 10⁻11 कूलम्स केजी। ठीक है, राइट आंसर है ये। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ये 19 नंबर ना, 18 नंबर देख लिए हम लोग। तो द डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ particle is 200 angstrom and 1 eV respectively. If its kinetic energy becomes 1 MeV, then its de Broglie wavelength becomes, क्या होगा? तो ये हम लोग का हो जाएगा टोटल, अगर देखा जाए तो 19 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिएगा तो आप लोग आएगा 2 एंगस्ट्रम। सॉल्यूशन आप लोग को बगल में मिल जाएगा, किस प्रकार सॉल्यूशन किया गया है इसका। फॉर्मूला से आप लोग भी नहीं निकाल पाइएगा क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप इसका होता है, ठीक ना। अब बात किया जाए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे द टारगेट शुड बी मेड ऑफ टंगस्टन। अब देखा जाए यहाँ पे कि एक्सरे जो होता है, द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे द टारगेट शुड बी मेड ऑफ टंगस्टन। ठीक है, मतलब एक्स जो किरणें होते हैं उत्पन्न के लिए लक्ष्य का बना होना चाहिए, किस चीज़ का? टंगस्टन के लिए। टंगस्टन हम लोगों का जो लाइट होता है, जो हम लोग पहले भी चलता था लाइट, जो पीला वाला, उसमें टंगस्टन यूज किया जाता था लाइट जलाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्सरे किरणें द चेंज इन अ डायरेक्शन ऑफ वेव पासिंग थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रांस या टर्म्ड एज, तो उसको होते हैं बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अगर ऑप्शन देखेंगे तो इंटरफेरेंस, माइरेज, डिफ्रैक्शन और लास्ट में रिफ्रैक्शन। तो हम लोग का रिफ्रैक्शन इज राइट आंसर, इन हिंदी में अपवर्तन। ठीक, 22 में क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ लाइट रे हैविंग जीरो रिफ्लेक्शन एंगल। द राइट आंसर इज 0 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री रिफ्लेक्शन होगा मतलब रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, तो हम लोग का क्या डिग्री बनेगा, क्या कोण बनेगा, कितना डिग्री कोण बनेगा जब रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। तो हम लोग का यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा। अब देखा जाए तो देख सकते हैं कि हिंदी में कि शून्य परावर्तन कोण वाली अगर कोई कोण ही नहीं है तो क्या डिग्री बनेगा, अभी बताइए। ठीक है, यहाँ पर अब देखा जाए कि अ फुल लेंथ ऑफ अ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन बी सीन यूजिंग अ कन्वेक्स मिरर। जो कन्वेक्स मिरर होगा हम लोगों का, उसमें हम लोग एक बड़े से चीज को छोटे में देख सकते हैं, इसी को बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। और इसमें क्वेश्चन ने बोला है कि अब फुल लेंथ इमेज मतलब बहुत ही बड़ा एक इमेज है, जो कि एक बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग है, लंबा बिल्डिंग है, उसको हम लोग देख सकते हैं किस चीज में? तो कन्वेक्स मिरर में। 24 नंबर क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, इट इज गिवन बाय स्नेल्स लॉ। राइट ऑप्शन है हम लोग का। इसमें क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो ठीक है, बट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है कांस्टेंट होता है स्नेल्स लॉ में। तो स्नेल्स का नियम हम लोग का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि लाइट फ्रॉम द सन फॉलिंग ऑन अ कन्वेक्स लेंस विल कन्वर्ज एट फोकस। अगर जितने भी लाइट है हम लोगों का वो सारे के सारे अगर कन्वेक्स लेंस या कन्वेक्स लेंस से हम लोग उसको टारगेट लेंगे तो हम लोग का फोकस कर देगा एक जगह पे। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट भी जल्दी आने वाला है, इसका एक्सपेरिमेंट जो होगा जल्द आने वाला है हम लोग का, कि किस प्रकार से फोकस किया जाता है सन फॉलिंग से। ठीक है, आप इस पर एक्सपेरिमेंट भी आएगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। 26 नंबर की इन अ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द लाइमन सीरीज टू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज बाल्मर सीरीज इज, क्या होगा? तो ये होगा हम लोग का
26 नंबर क्वेश्चन 5/27 इसका भाई डायरेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हम लोग का जो होता है जो लॉन्गेस्ट जो वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज होता है उसका मान है 5 और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बार्मर सीरीज उसका मान है 27। तो 5/27 इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। 27 में क्वेश्चन है हम लोग का कि इन द लॉन्गेस्ट एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इन इलेक्ट्रॉन हैज द एंगुलर मोमेंटम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा h/2π। ठीक है, अब देखा जाए ये हम लोग का थोड़ा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आ गया, किसको सॉल्व करना है हम लोगों का, और सॉल्व बहुत सारे स्टूडेंट कर लेंगे बट इसका आंसर सही करेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्टिकल डू नॉट एग्जिस्ट इन दिस न्यूक्लियस। हम लोग का U फिर 92 हम लोग का हो जाएगा और फिर 238। अगर हम लोग 238 माइनस 92 करेंगे तो आएगा 146 जो कि हो जाएगा हम लोग का न्यूट्रॉन्स, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग का न्यूट्रॉन्स जो होगा वो हम लोगों का इस न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब करेगा बट डू नॉट एग्जिस्ट वाला पूछ रहा है, तो हम लोग का हो जाएगा 92 इलेक्ट्रॉन्स जो होगा से डू नॉट एग्जिस्ट करेगा इन न्यूक्लियस में। ठीक है, यह इक्वेशन में। ठीक है, तो समझ गए, तो इसका सोचने का कुछ हार्ड नहीं है। अब देखा जाए 29 नंबर क्वेश्चन की व्हिच इम्यूनिटी इज ड्रॉप्ड इन SI टू फॉर्म एन टाइप सेमीकंडक्टर। विच इम्यूनिटी, विच इम्प्यूरिटी मतलब एन प्रकाश का अर्धचालक बनने के लिए SI में कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा AS। AS जो होता है वह मिलाया जाता है हम लोगों का एन प्रकाश के अर्धचालक बनाने के लिए, मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए हम लोग का AS का जो होता है से मिलाया जाता है, अशुद्धि मिलाया जाता है। अब देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन कि द आउटपुट when all three inputs are first high and then low will respectively then राइट आंसर है 0,1। इसका डायरेक्टली आंसर हो गया। ठीक है, इसको हम समझाएंगे नहीं। 31 नंबर है कनकेव लेंस प्रोड्यूसेस, कनकेव लेंस जो होता है से प्रोड्यूस करता है हम लोग का वर्चुअल इरेक्ट एंड डायमेस्ट इमेज। ऑप्शन नंबर डी, सी नोट। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर द 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जो कि है वर्चुअल इरेक्ट एंड डायमेस्ट इमेज। अब हम लोग द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ द ह्यूमन आइज इज काउज्ड ड्यू टू सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स के ही वजह से फोकल लेंथ इन ह्यूमन आइज में चेंजेस होता है। ठीक, अब हम लोग का 33 द crystalline lens of eyes at old age becomes milky and coldy. This condition is known as, right answer is cataract। जो कैटरैक्ट होता है उसको हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद, और मोतियाबिंद में क्या होता है तो मिल्की एंड कोल्डी हो जाता है। मतलब कि अगर देखा जाए तो इसका हिंदी होता है दूधिया और धुंधला हो जाना। मतलब आँख में आप लोगों का अगर बूढ़े हैं तो उसमें भी जनरली होता है कि उन लोग का दिखता नहीं है, धुंधला टाइप दिखता है, तो उसी को बोलते हैं मोतिया बिंब हो जाना, और मोतिया बिंब को ही बोलते हैं इंग्लिश में कैटरैक्ट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि इसको समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह से कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि जनरली आप लोग को जो इंग्लिश समझ नहीं आएगा ना वो आप लोग को हिंदी में समझ आ जाएगा। इसमें इसमें देखेंगे तो आँखों को क्रिस्टलिन्स लेंस या बूढ़े होते होते दूधिया और धुंधला हो जाता है, तो इसी तरीके क्या कहते हैं। तो जनरली हम लोग घर में सभी लोग जानते हैं कि बूढ़ा जब हो जाता है तो अगर उन लोग का आँख के पास दूधिया या धुंधला दिखने लगता है तो वो मोतिया बिंब का शिकार हो गया, ये हम लोग को पता है। बट जो इंग्लिश में जो पढ़ता है, जो स्टूडेंट इंग्लिश में पढ़ता है और इंग्लिश में समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन छोड़ देता है या कोई भी ऑप्शन मार देता है। इसलिए हम लोग हर एक क्वेश्चन को हिंदी में ही पढ़ेंगे, जैसे हम लोग कुछ कुछ हिंट मिल जाता है हिंदी इंग्लिश पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, ये सब कंडीशन एक तरह से बोल सकते हैं कि ट्रिक है क्वेश्चन बनाने का। ठीक है, आपके पास टाइम है, कीजिए, अच्छी बात है। इन द रेयर व्यू मिरर ऑफ द वेजिकल व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन। इसका राइट आंसर है लेसर देन 1, ये राइट ऑप्शन है।
1 से कम होना चाहिए। किसी वाहन में रियर व्यू दर्पण को आवर्धन क्या होता है, तो वह 1 से कम होता है। 35 में क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज लाइट ट्रैवल द फास्टर। ये तो जनरली सभी लोगों को पता होगा, बच्चा को भी पता होगा कि हम लोग का जो लाइट होता है से ईयर में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलता है या सबसे ज़्यादा तेज़ी से चलता है। ठीक है, तो कुछ लोग एक्सप्लेनेशन तो दे नहीं सकते हैं, ये तो बच्चा को भी पता होगा कि वायु में जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि two devices are connected between 2 points C and B, A and B in parallel. The physical quantities that will remain the same between the 2 points is described by voltage. अगर कोई भी है तो उसमें क्या चीज हो रहा है, अगर पैरेलल है तो उसमें वोल्टेज जो है से सेम हो जा रहा है। ठीक है, कैसे सेम होगा, तो वोल्टेज सेम हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि इसका राइट आंसर वोल्टेज। ठीक है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर इज, इसका आंसर क्या चाहिए होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा इन्फिनिटी हाई। कोई भी रेजिस्टेंस है उसका इंसुलेटर्स जो होगा, जो कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के लिए इंसुलेटर जो होगा से इन्फिनिटी हाई, मतलब बहुत हाई होगा। उसको हाई नहीं बोल सकते, उसको इन्फिनिटी हाई बोलेंगे। इन्फिनिटी मतलब कभी नहीं खत्म होता है, इन्फिनिटी इसको बोलते हैं। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है कि द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ नाइक्रोम। नाइक्रोम राइट आंसर है। नाइक्रोम एक राइट आंसर है किसी के लिए, तो हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन जो बनता है हम लोग का इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ नाइक्रोम। अब देखा जाए 39 नंबर, तो कूलाम्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो जनरली सभी स्टूडेंट को पता है कि हम लोग का इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज का ही ऐसा यूनिट कूलाम्स होता है। अब है 40 नंबर क्वेश्चन कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ of the charged particles in uniform magnetic field is directly proportional to कहाँ पे होता है बाबू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है हम लोग का क्या चीज, तो चार्ज ऑफ द पार्टिकल कि द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल कि द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल की इंसेंटिविटी ऑफ द फील्ड। तो इसका राइट आंसर क्या चाहिए होना चाहिए, आप लोग जल्दी कमेंट करेंगे इसका आंसर। इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, पता है तो, और नहीं पता है तो सुनिए कि द राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट मार देंगे तो तुरंत ही कितना माइनस है 1.4, तुरंत माइनस चल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स इज राइट आंसर। किसके लिए, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पार्ट ऑफ द चेंज इन पार्टिकल्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इसको हिंदी में समझे तो हिंदी में समझना ही जरूरी है। ठीक है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कणों के मार्ग के विक्रेता त्रिज्या डैश के प्रत्यक्ष समानुपाती है, तो किस चीज का, तो कर्ण का वेग जो है हम लोग का समानुपाती है। 41 नंबर की ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या होना चाहिए, तो एम्पियर। एम्पियर इज द राइट आंसर। राइट आंसर है तो राइट ही नहीं बोलेंगे जी। तो 42 में क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ अ मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन मेटल्स। जो भी किस्ती भी होगा, तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी जो होता है, जो मेटेलिक वायर्स भी है वो डिपेंड करता है मटेरियल्स पर, किस प्रकार से मटेरियल है। एक अगर यहाँ पर हिंदी में देखा जाए तो इसमें ऊपर का विद्युत धारा कैसे मतलब, और नीचे में है कि एक धात्विक तार या एक धात्विक ठीक है, एक धात्विक तार की विद्युत प्रतिरोधकता किसकी यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है, 43 में मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू आर नोन एज इंसुलेटर। वे पदार्थ जो विद्युत को उनके भीतर से नहीं गुजरने देते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग इंसुलेटर, अवरोधक। जो कोई भी तार पास होता है, हम लोग जनरली जानते हैं कि हम लोग का एक इंसुलेटर जो होता है, अगर इंसुलेटर ही एक ऐसा है जो कि हम लोग को लाइन या करंट को पास नहीं होने देता है, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है। ठीक है, 44 में टंगस्टन आर यूज्ड इन द फ्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब। हमने ऊपर बताया था कि टंगस्टन ही बाबू यूज होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, मतलब विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। जो हम लोग का लाइट में जलता है ना जी, टंगस्टन, उसी को बोलते हैं। ठीक है, ललका बल्ब जनरली होता है, ये व्हाइट बल्ब में यूज नहीं होता है। 45 में क्वेश्चन है द एस्टिमेट ऑफ रेजिस्टेंस ओम।
ये सारा क्वेश्चंस आप लोग को बीएससी नर्सिंग पूछा जा रहा है, कोई हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। ओम इसका राइट आंसर है। बायोगैस इज ऑल्सो नोन एज गोबर गैस, बायोगैस किससे बन जाता है, तो गोबर बनता है, तो गोबर ही गैस में बोलेंगे जी, उसको क्या बोलेंगे कोई नाम से। अब फिर है 47 में कि द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ 1 मिनट, हाँ, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 40 सेंटीमीटर, व्हाट इट्स फोकल लेंथ, तो इसका फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, तो 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर कैसे हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू 2f एंड f इज इक्वल टू r/2, तो r का मान हम लोग का 40 दिया हुआ है, ये हुआ है ना जी, तो फिर हो गया होगा, निकल गया फोकल लेंथ, तो 40/2 कर देंगे तो 20 सेंटीमीटर इसे आ गया, 20 सेंटीमीटर राइट आंसर ये है। नेम ऑफ द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन सोलर पैनल बोल सकते हैं, या परने से बोल सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो सोलर में जनरली डालेंगे, सोलर जो होता है हम लोग का, सोलर में कौन सा मिरर यूज किया जाता है, सोलर में हम लोग का कनकेव मिरर यूज किया जाता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इसमें। 49 पूछना कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्स ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, द राइट आंसर इज 6 वोल्ट, 6 जूल। 6 जूल हम लोग का कैसे हुआ, तो हम लोग का अगर देखा जाए ना तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कैसे बोल सकते हैं डायरेक्टली, मतलब 6 वोल्ट बैटरी है तो 6 जूल ही लगेगा। 50 में क्वेश्चन है कि विच द फ्लोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन सर्किट, तो IR², ये भी हम लोग का करेक्ट आंसर है। जो भी हम लोग का डू नॉट रिप्रेजेंट कर सकता है, कौन मतलब रिप्रेजेंट नहीं करता इलेक्ट्रिक पावर को, तो हम लोग का IR² ही होता है, ठीक है ना, क्योंकि I² भी होता है, V²/R भी होता है, बट VI भी होता है, बट डू नॉट रिप्रेजेंट कौन सा करता है, तो I² करता है। अब 51 नंबर जो क्वेश्चन है से हम लोग का केमिस्ट्री से है, और वीडियो हम लोग का लंबा भी हो चुका है, ठीक है, और एक दिन में आप लोग कितना पढ़ते हैं हमको भी पता है, तो आज हम लोग मात्र फिजिक्स का 50 क्वेश्चन ही देखते हैं। नेक्स्ट बार या नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग आने वाला है यहीं से आएगा, ठीक है, कि केमिस्ट्री में जो हम लोग का सिर्फ 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। हम लोग का टोटल क्वेश्चन 150 क्वेश्चन पूछा जाता है BS नर्सिंग में। नेगेटिव मार्क्स में बता दिया कि नेगेटिव मार्क्स जो होता है सो 1/4 1 क्वेश्चन, ठीक है, और 50-50 क्वेश्चन होता है हम लोग का, 50 बायोलॉजी, 50 केमिस्ट्री, 50 फिजिक्स से, ये मैंने आपको बता दिया। अब और क्या चीज़ बच रहा है, तो और क्या चीज़ बच रहा है, और जो बच रहा है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम लोग इस वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं, ठीक है, तो मिलते हैं इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।